हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। आपको जिसका इंतजार था वो हम लेकर आ चुके, क्योंकि ये आप जानते हो समाकलन जो आपका चैप्टर माना जाता है वो सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पढ़ना होता है और आपको इसका इंतजार था कि कितना जल्दी समाकलन को पढ़ा जाए। तो हमने आपको बताया था बिना अवकलन पढ़े समाकलन नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए तो हमने पूरा अवकलन आपको पढ़ा दिया अच्छे से। अवकलन के अनुप्रयोग जो हैं उसको भी पढ़ाएंगे, बस पहले समाकलन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है समाकलन, बहुत बड़ा चैप्टर्स है, इनको खत्म करने में टाइम लगेगा, इसलिए हमने समाकलन आपको पढ़ा रहे हैं। आप वीडियो अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम या होम एग्जाम्स देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने आई। बस वीडियो को अच्छे से फॉलो करते रहे, बराबर टाइमली देखते रहे, ये नहीं बढ़ा बढ़ा के देखोगे तो आपको कुछ आएगा कुछ छूट जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप वीडियो को आराम से देखो, नोट्स बना पाइए तो बना लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। नोट्स आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर बैठ के क्वेश्चन को लगा लेना, वहाँ पर चाहे जैसे होगा। जरूर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आपको क्वेश्चंस में, तो उसमें क्या करो, फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लो, क्योंकि ये वीडियो जितनी होगी वो प्लेलिस्ट में हमेशा के लिए पड़ी होगी, कभी डिलीट होने वाली नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम समाकलन को समझते हैं, समाकलन होता क्या है। तो समाकलन को होता क्या है इसके बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना है। तो समाकलन, इसको बोलते हैं समाकलन, यानी हम समाकलन पढ़ने जा रहे हैं। क्या है समाकलन? अब इसका अगर आपसे पूछा जाए इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश जो होता है वो इंटीग्रेशन बोलते हैं। समाकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। इसको एक नाम से और जानते हैं, वो दूसरा नाम क्या है? या प्रति अवकलज, प्रति अवकलज, इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव्स यानी प्रति अवकलज। तो आपको कभी कहा जाए कि समाकलन ज्ञात कीजिए या प्रति अवकलज ज्ञात करिएगा तो दोनों बात एक ही होती। अवकलज आप पढ़े थे, यानी अवकलन आप पढ़े थे, अवकलन का अपोजिट समाकलन और समाकलन का अपोजिट क्या होगा? अवकलन होगा। ये आपको अच्छे समझ में आ। इसको हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, यानी आपको यहाँ पर दो प्रकार से पढ़ना है। एक, आप जो समाकलन पढ़ोगे उसको बोलते हैं निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, और दूसरा जो होता है वो अनिश्चित समाकलन। अब अनिश्चित समाकलन, इसको हमें दो पार्टों में पढ़ना है, एक निश्चित समाकलन, दूसरा निश्चित। निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन में जो शुरुआत में पढ़ोगे इसके ऊपर लिमिट नहीं दी होगी। जैसे कोई फंक्शन मिल जाए, ये हो जाए एफ एक्स डी एक्स, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सपोज कर लीजिए एफ डैश एक्स आ जाए और प्लस कितना सी आ जाए, लेकिन इनमें जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके ऊपर लिमिट ऐसे ऊपर नीचे लिखी रहे, तो ये निश्चित समाकलन में आता है। और एफ एक्स और ये डी एक्स हो, इसका जब समाकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स और ये हो जाए ए बी और प्लस सी, यहाँ सी नहीं लेते क्योंकि ये वैल्यू रख देते हैं तो लिमिट में यहाँ सी नहीं ली जाती है। तो ये निश्चित वाला है और ये क्या? अनिश्चित वाला। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना? अनिश्चित समाकलन। अब अनिश्चित समाकलन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सूत्र की जानकारी प्राप्त करना होगा। जब आपको सूत्र मालूम होगा तभी आप क्या कर सकते, समाकलन कर सकते हो। तो आपको बताए थे शुरुआत में ही अवकलन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जितना अच्छा हमारा अवकलन होगा उतने अच्छा समाकलन होगा। तो आइए हम फार्मूले को पढ़ते हैं। तो ये फार्मूला क्या है? इसमें ऐसे लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप कोई टेंशन ना लें कि इसमें कोई टेंशन ले।
ये फार्मूले हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिए गए। इसी फार्मूले को हम क्या करते हैं, प्रूव्ड कराते हैं। और प्रूव्ड कराएंगे तो अच्छे से आप समझ जाएंगे। दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। चलिए फार्मूले को प्रूव्ड कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला इसमें क्या होता है उनको हम समझते हैं, क्योंकि हमारे लिए फार्मूला पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बिना फार्मूला हम सॉल्व नहीं कर सकते किसी का भी डेरिवेशन, यानी ऐसे वो इंटीग्रेशन। अब आपको पहला फार्मूला इसमें मिलता है, सपोज कर लीजिए ये मिल जाए x की पावर n। यह हम सूत्र पहले प्राप्त करते हैं क्योंकि सूत्र हमारे लिए जरूरी है। आपने एक फार्मूला पढ़ा था डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n बराबर n x की पावर n-1 होता है, ठीक है। अगर इसका हमें क्या करते हैं, कोई फंक्शन दिया गया होता है, ये डी बाई डी एक्स होता है, राइट साइड लेके जाते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन इसका हमें x पावर n का समाकलन बनाना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसका फार्मूला तो एक आप पढ़े थे, ऐसे फार्मूला लिख दें डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n+1 और बटे कितना n+1। अगर आप इसका क्या करो, डिफ्रेंसिएशन करो, ये सूत्र आपको बताए थे, तो डिफ्रेंसिएशन आप करना अच्छे से जानते हो। अगर इसको आगे ले आए, देखो 1/n+1 होगा और n+1 आगे आ जाएगा, x की पावर n+1 और -1, 1 से 1 कट गया, ये इससे कट गया, तो आप यही कहोगे x की पावर n आएगा ना। तो हम इनको देखो कैसे लिख रहे हैं फिर से। अब हमारे पास सूत्र बनाना है, तो हम डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n+1 और ये हो जाएगा n+1 और बराबर कितना, x की पावर n आया, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जब सूत्र बनाओगे, ये हम अवकलज है, ठीक है, ये अवकलज था इसका। लेकिन जब समाकलन का अगर सूत्र बताते हैं, समाकलन का जब सूत्र बनाएंगे तो ये कितना होगा, देखो इसको डी बाई डी एक्स है, राइट साइड भेजो, तो जब राइट साइड भेजोगे तो यही तो कहोगे कि इतना हो जाएगा x की पावर n dx हो जाएगा। यानी ऐसे ना समझ में आया तो हम वही करते हैं, उसको छोड़ देते, सूत्र भी बाद में। इसको उधर ले जाओगे तो x की पावर n+1 और बटे कितना होगा n+1। और जब d बाई डी एक्स जाता है तो याद रखना x की पावर n और ये क्या बन जाता है, dx बन जाता है। dx बन जाने का मतलब ये हो गया, तो हमारे पास पहला सूत्र निकल के आया x की पावर n+1 बटे n+1, यानी x की पावर n+1 और बटे n+1 और प्लस c होता है। यानी पहला फार्मूला जो जैसे प्राप्त करते हुए चल रहे हैं वैसे हम लिखते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको फार्मूला एक राइट साइड में मिलता हुआ जाए। आपको भी स्क्रीनशॉट दिखाया था, एनसीईआरटी बुक आपके पास जरूर होगी, तो ये फार्मूला आप लिख सकते हो। तो x की पावर n प्लस c लग जाता है, c क्यों लगता है वो तो आपको बाद में बताएंगे, अभी आपको ये सीखना है। तो ये हमारा पहला फार्मूला प्राप्त हो गया। फिर दूसरा हम करते हैं, अगर हमारे पास दूसरा फार्मूला मिल जाए, यानी दूसरे फार्मूले को कैसे प्रूव करते हैं, ये पहला था। तो देखो दूसरा, अगर और हमें ऐसे फार्मूले प्रूव करने हो आपको, तो आप क्या करोगे, अगर हम ऐसे करें डी बाई डी एक्स, आप पढ़े होंगे e की पावर x, डिफ्रेंसिएशन करो इसका तो e की पावर x, इसको राइट साइड भेजो तो देखो e की पावर x और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x dx हो जाएगा, हुआ कि नहीं। d बाई डी एक्स राइट साइड जाता है तो हमेशा क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन e की पावर x dx बन जाता है। तो अभी आपको इसमें एक चीज हमने नहीं बताया, अगर आप जानते हो तो ये सिंबल क्या होता है, इंटीग्रेशन का होता है। जो ये सिंबल बनाए हैं, ये सिंबल किसका है, यानी ये सांप की तरह जो दिखने वाला सिंबल होता है, इसको हम ही बोलते हैं समाकलन। इनको क्या बोलते हैं, समाकलन, इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोला जाता है। अब ऐसे लिख दिया जाए इंटीग्रेशन dx, मतलब है इसका कहने का x के सापेक्ष समाकलन, इसका यही मतलब होता है x के सापेक्ष समाकलन। ये इतना हो जाएगा। अगर इसी फंक्शन को हम ऐसे भी लिख दें कि ये dy हो जाए, तो ये हो जाएगा y के सापेक्ष समाकलन, ये डैश मार दे रहे यानी इसको। और ऐसे भी आप लिख सकते हो कि इस तरह इंटीग्रेशन dt, तो dt बराबर जो हो जाएगा ये क्या होगा, t के सापेक्ष अवकलन। तो आप ऐसे लिख सकते हो, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा आप उसको स्क्रीनशॉट बन के ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं,
ये हमारी पीडीएफ थी। अब इसको देखो समाकलन हो गया, तो हम e की पावर x बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो दूसरा फार्मूला हमारे पास जो निकल के आता है वो क्या है कि e की पावर x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x और प्लस c, हमेशा c का मतलब कांस्टेंट होता है, यानी जब समाकलन होता है तो कांस्टेंट का मतलब अचर पद आएगा, कितना आएगा वो नहीं मालूम, लेकिन c a b c कुछ भी लिख दो वो सही माना जाता है, ये हो जाएगा। दूसरा और क्या होता है, अगर हम दूसरे की बात करें, इसी में जितना आपने अवकलन में फार्मूला पढ़ा था उतना फार्मूला जरूर लगेगा, ये मत सोचिएगा उतना उससे कम लगेगा, तो उससे कम नहीं लगने वाला है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि क्या डी बाई डी एक्स ए की पावर x बराबर कितना होता है, आप जानते हैं कि a की पावर x और log बेस में ई ए ये होता है। तो अगर हम इसको उधर ले जाएं तो a की पावर x होगा इंटीग्रेशन a की पावर x और log ई ए, और ये कितना हो जाए dx हो जाएगा। तो ये टर्म्स देखो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कभी उस साइड नहीं होना चाहिए। जब कांस्टेंट नहीं होना चाहिए तो हमें देखो a की पावर x और इसको log ई ए को बाहर ले लेंगे, जब बाहर ले लो ई ए तो इंटीग्रेशन a की पावर x dx हो जाएगा। इनको बटे में लाइए तो a की पावर x और log कितना हो जाएगा ई ए और इंटीग्रेशन a की पावर x dx हो जाएगा। तो देखो इसका फार्मूला भी एक और निकल के आ गया मेरे पास। तीसरा क्या निकल के आया फार्मूला, इंटीग्रेशन क्या था a की पावर x dx बराबर a की पावर x बेस में कितना log e a और प्लस कितना c, ये जरूर लगने वाला है। इसका आप क्या कर लो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, लेते चलो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी, हमें रिवाइज उल्टा करने में भी पीछे जाने में। इसका आपने यहाँ तक ले लिया, हाँ इसका आप ले लिए स्क्रीनशॉट। अब फिर आके देखते कि 3 हमने पढ़ लिया। चौथा फार्मूला क्या था, आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन 1 बाई इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, और इसके बाद बेस में ई था और एक्स, तो इसके बराबर कितना होता था 1 बाई एक्स होता था। तो 1 बाई एक्स जब होता था, इनको हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू अगर इसको इधर ले जाएंगे राइट साइड, या आप जानते हैं इसको पॉजिटिव इंटीजर्स x भी लिखा जा सकता है। अगर पॉजिटिव इंटीजर x भी लिखा जा सकता है, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं log पॉजिटिव इंटीजर्स यानी मॉडुलस x और इंटीग्रेशन कितना होगा 1 बाई एक्स डी एक्स। तो आपके पास देखो चौथा फार्मूला क्या निकल के आया कि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स और डी एक्स बराबर कितना लिखा जा सकता है कि इसके साइड कितना बचा log बेस में e यानी मॉडुलस x प्लस सी हो जाएगा। और आपने क्या पढ़ा था, चौथा हो गया। इसके बाद फिर आपने पढ़ा था d बाई डी एक्स, अगर ऐसे मिल जाए c, अगर c का कांस्टेंट क्या होता है 0 होता है, ये तो कहोगे। अगर कोई आपको फंक्शन मिल जाए, इसको अगर हम राइट साइड ले जाएं तो ये c हो जाएगा और ये 0 dx हो जाएगा। आज समझ में। अब 0 का देखो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, d बाई डी एक्स, सी का 0 था, अब 0 का इंटीग्रेशन क्या आता है c आता है। तो आपको ऐसे कभी मिल जाए तो आप ये भी याद रखना इंटीग्रेशन 0 dx बराबर क्या देता है कांस्टेंट दे देता है, यानी कुछ भी दे देगा लेकिन जरूर कांस्टेंट आपको दे देगा। वैसे कहीं पे यूज नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा 0 का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट दे देता है। तो ये कांस्टेंट दे दिया। आगे एक फार्मूला और आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये बार बार प्रयोग होता है। आपको ऐसे मिल जाए, सपोज करो dx मिल जाए, तो आप क्या करोगे, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता तो इसको प्रूव करके हम दिखा देते हैं। ये होता है x प्लस सी होता है। अब कैसे होता है वो आपको समझना है, यानी छठवां फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बराबर क्या होगा x होगा और प्लस सी हो जाएगा। अब कैसे होता है ये आप अच्छे तरीके से सीख लो, क्योंकि फिजिक्स में आपको बताया भी थे, पढ़े भी होंगे
इंटीग्रेशन dx, तो आप कितना 1 dx लिख सकते हो कि नहीं? कहोगे हाँ, अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो लिख सकते हैं ना। तो हमने शुरुआत में ही बताया था इंटीग्रेशन x की पावर n का, और dx बराबर कितना, x की पावर n प्लस 1 और बट्टे n प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो ये क्या लिख सकते हो, x की पावर 0 और प्लस 1 और बट्टे ये हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस सी। तो देखो अगर x में 0 जोड़ोगे 1 जो 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, और बट्टे 1 प्लस सी, तो बराबर कितना x प्लस सी आ गया। तो देखो बहुत आसानी से आ गया इसका। अब आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको था अलजेब्रिक फार्मूला था, जितना था वो आपको बता दिए। ठीक, अब आइए हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स फार्मूला पढ़ते हैं। 6 फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, फिर इसके बाद त्रिकोणमितीय पढ़ते हैं। तो आपने पढ़ा था 7वां d/dx, कितना था बोलो, साइन x। अगर साइन x मिलता है तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, cos x होता है। d/dx उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाए, साइन x बराबर इंटीग्रेशन cos x dx हो जाएगा। तो 6 प्राप्त कर दिया था। 7वां फार्मूला है, अगर 7वें की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाए cos x dx बराबर कितना होता है, साइन x प्लस सी। ये आप समझ चुके होंगे। अगला देखो, फिर इसमें d/dx और कितना होता है, cos x बराबर आप पढ़े हो माइनस साइन x होता है। d/dx को राइट साइड ले जाएंगे तो वो हमेशा समाकलन बना देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x और dx हो जाएगा। माइनस को बाहर ले लो तो cos x बराबर माइनस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन x dx। अब माइनस को इधर भेज दें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, यानी ये कितना हो जाएगा, माइनस इस तरफ हो जाएगा, cos x बराबर इंटीग्रेशन साइन x dx हो जाएगा। अब आपको ध्यान देने लायक बातें हैं कि अगर आपको मिले साइन x और dx तो इसका माइनस cos x होता है और प्लस c। क्यों? क्योंकि d/dx साइन का cos पॉजिटिव होता है। अब आपको बार बार कन्फ्यूजन होगी, cos के माइनस जहाँ प्लस हो प्लस जहाँ माइनस लिखोगे तो साइन में क्या होता है, माइनस होता है, और cos में क्या होता है, प्लस साइन x होता है। ये आपको याद रखना है। फिर अगला आपने पढ़ा था क्या, tan x का, d/dx tan x बराबर कितना होता है बोलो, अगर आपको ना मालूम हो तो हम लिख दे रहे हैं sec स्क्वायर x, ये बताए थे। d/dx को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा tan x बराबर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x ऑफ dx हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो देखो डायरेक्ट फार्मूला निकल के आया। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इनको अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास 9वां कितना आ चुका है, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx बराबर क्या होता है, tan x प्लस सी, ये इतना हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए फिर आगे पढ़ते हैं। अगला फार्मूला जो कुछ नंबर रहा होगा, यानी नंबर 9 नंबर तक हो चुका। फिर 10वां नंबर पढ़ते हैं। आपने पढ़ा था d/dx cot x बराबर क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो अगर हम cot x लिखें और उधर जाएगा इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कोसेक स्क्वायर x dx। अगर आप माइनस को बाहर ले लो तो देखो cot x बराबर कितना, माइनस हो जाएगा, और लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x dx। अगर माइनस को इधर लाओ तो माइनस cot x होगा, और बराबर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x dx। तो देखो आपके पास फार्मूला बन चुका क्या, कि अगर 10 नंबर था इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x dx बराबर कितना, माइनस cot x प्लस सी हो जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं अगला फार्मूला। अगला क्या था, आपने पढ़ा था sec x का, d/dx और ये हो जाएगा sec x। sec x बराबर क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है। इंटीग्रेशन को राइट साइड लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, sec x, यानी d/dx को ले जाएंगे
तो ये क्या हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स, और ये dx हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे sec x tan x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, बात करते हैं 11 नंबर का, तो हम लिख सकते हैं sec x और इंटू tan x बराबर dx, और बराबर कितना sec x प्लस c, ये इसका प्राप्त हुआ। आगे फिर आपने पढ़ा था क्या cosec x का, तो अगला हम लिखते हैं d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा कोसेक x बराबर कितना होता है माइनस कोसेक x और इंटू कितना कॉट x। d बाई डी एक्स को राइट साइड ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा कोसेक x, और यहाँ पर माइनस होगा, इंटीग्रेशन लिख सकते हैं कोसेक x और इंटू कितना कॉट x ऑफ dx हो जाएगा। अब देखो अगर इन पे माइनस को बाहर ले लिया जाए, जब माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक x, और ये माइनस फिर लिख सकते हैं कि कोसेक x और इंटू कॉट x, और ये हो जाएगा dx। तो देखो अगर माइनस को बाहर ले आए इस तरफ, तो लेफ्ट राइट में ले आए तो ये कोसेक x हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा कोसेक x और इंटू कितना कॉट x dx। तो हमारे पास इंटीग्रेशन जिस तरफ है, तो हमारा अगर देखें कि 12वां फार्मूला बन जाता है इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कोसेक x और कॉट x dx बराबर होता है माइनस कोसेक x होता है, ये इतना होता है और प्लस c होता है। अब आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि इतना हम कैसे फार्मूले को प्राप्त कर रहे हैं, इतना आप समझ चुके होंगे अच्छे से कि फार्मूला देखो बहुत आसानी से आप प्राप्त कर ले रहे हो। तो ये इतने फार्मूले थे 12, ठीक है, तो 12 फार्मूले अच्छे से प्राप्त कर ले। अभी 6 और है, उसको भी पढ़ते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। फिर इसके बाद इनवर्स वाला, तो इनवर्स वाला फार्मूला क्या था, आपने पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको राइट साइड लेके जाओ डी बाई डी एक्स, तो ये कितना हो जाए साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो पहला फार्मूला क्या बना, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये बन गया। फिर आप अगला फार्मूला बताइए इसका, तो ये तो हो गया। कॉस एक्स का आप पढ़े थे डी बाई डी एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है -1 बटे कितना -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स को राइट साइड लेके जाओ तो ये कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस को आप बाहर लिख सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स हो जाएगा। माइनस को लेफ्ट साइड भेजिए तो माइनस कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। फिर ये माइनस इधर चला है, इंटीग्रेशन कितना बचा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। तो देखो इसमें अगर हम दूसरे की बात करते हैं इन्वर्स वाले फार्मूले में, जब इन्वर्स वाले फार्मूले में बात करते हैं तो ऐसे इसके बराबर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो देखो ये दोनों लेफ्ट साइड सेम है, तो आपको ध्यान देना कहीं भी कोई भी फार्मूला प्रयोग, ये भी प्रयोग करो तब भी करेक्ट माना जाएगा, ये भी, लेकिन सबसे ज़्यादा साइन इनवर्स एक्स प्रयोग करना, जब कभी कंडीशन मन कहे आप प्रयोग कर सकते हो, कोई गलत नहीं। तो दोनों सेम ही है, यानी अगर आपको ऐसे लिखना, हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, या माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, दोनों लिख सकते हैं, लेकिन जब कॉस इनवर्स लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, आप ले लिए होंगे। फिर आगे पढ़ते हैं tan इनवर्स का, तो आपने पढ़ा था डी बाई डी एक्स, और tan इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर tan इनवर्स एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं, इस तरफ लेके जाएंगे डी बाई डी एक्स को, इंटीग्रेशन बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
तो देखो हम लिख सकते हैं इनको ऐसे, फार्मूला मेरा बन गया। तीसरा था तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। फार्मूला आपको याद करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इसीलिए आपको प्रूफ बता दे रहे हैं ताकि आप उसी का उल्टा याद रखो। आपको बताया गया था d/dx cot इनवर्स x बराबर कितना था, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। d/dx को उधर लेके जाओ, cot इनवर्स x बराबर माइनस बाहर कर दो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx हो जाएगा। तो आप देखो अगर माइनस को बाहर कर दे, इस तरफ ले आए लेफ्ट साइड को, तो cot इनवर्स x बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। तो देखो ये चीज़ सेम ही है, आप यही कहोगे कि ये वैल्यू सेम ही है यहाँ पर, तो ये दोनों बराबर फिर से आ गए ना, तो इनको क्या लिख दें, cot इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। तो बस याद है ना, जब cot प्रयोग किया जाए तब आपका ऐसे हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर इसके बाद लास्ट दो और बचे हुए हैं, बस इसमें खत्म हो जाते हैं बेसिक में। अगला आप पढ़े होंगे d/dx sec इनवर्स x बराबर कितना होता है, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये होता है। अगर sec उधर ले जाए d/dx को तो हम लिख सकते हैं sec इनवर्स x, और ये हो जाएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑफ dx, ये इतना हो जाएगा। तो देखो हमारे पास अगर चौथा फार्मूला बन जाए, इंटीग्रेशन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये dx हो जाए, बराबर कितना लिखा जा सकता है, sec इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा, ये इतना होगा। फिर आप देखो दूसरा आपने फिर पढ़ा था d/dx, और ये हो जा cot इनवर्स x बराबर, वो कोसेक है, कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, फिर आपने यही पढ़ा था, केवल यही माइनस करके x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 था। अगर हम कहें कि कोसेक इनवर्स x बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स x बराबर, ये इस तरफ जाएगा, माइनस को आगे कर दो तो ये समाकलन बन जाता है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx हो जाएगा। अब माइनस को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स x बराबर इंटीग्रेशन यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑफ dx हो जाएगा। तो आप देखा कि पचवा चाहे इसी को मान लो, तो ये हो जाएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स x और प्लस सी होता है। यानी ऊपर वाला जो फार्मूला आप देख रहे हो, जो ये वाला फार्मूला आपने देखा, ये सेम है दोनों का, लेफ्ट साइड सेम है। तो जब माइनस में कोसेक प्रयोग करना तो माइनस में, सेक प्रयोग करना प्लस में, चाहे जैसे आप प्रूव कर सकते हो। तो ऐसे इसको हम प्रयोग करेंगे तो हमारे पास इतना फार्मूला जो था वो बेसिक था, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जाना जरूरी था। ठीक है, अब इसमें आपने देखा होगा कुछ फार्मूला नहीं मिले, कुछ फार्मूला नहीं मिले तो उससे कोई हमें समस्या नहीं। जैसे आपने देखा होगा sec x dx, इसका फार्मूला आपको नहीं मिला। आपको और कौन सा नहीं मिला, cosec x dx, इसका फार्मूला नहीं मिला। तो आप परेशान मत होइए, अभी आगे चल के मिलेगा। लेकिन अभी तक हमने वही बताया था, जो अवकलन में जितना सूत्र आपको बताया गया था उसी का अपोजिट करके हमने बता दिया, जिससे आप आसानी से समझ चुके होंगे। आइए अब कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं कि किसी का जो कांस्टेंट लेते थे वो कैसे लेते हैं, क्योंकि बार बार कांस्टेंट ले रहे थे तो समाकलन में कांस्टेंट क्यों लिया जाता है उसको हम समझते हैं। एक चीज अभी हमने कहा कि d/dx, ठीक, ये था। अगर आप करिए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो कितना आएगा, आप कहोगे कि d/dx एक्स स्क्वायर और प्लस d/dx 5, तो इसका हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 - 1 और प्लस 0 बराबर कितना, 2x आ गया। ठीक, आपने ऐसे कर दिया। लेकिन अगर हम कहें किसी फंक्शन का एक्स स्क्वायर और प्लस मान लीजिए 15 है, इसका डिफ्रेंसिएशन करो, तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो d/dx ये होगा,
और एक्स स्क्वायर और प्लस डी बाई डी एक्स 15। अब यहाँ पर देखो इसका डिफ्रेंसिएशन 2x और इसका 0 बराबर 2x, फिर 2x आया, अब बार बार 2x आ रहा, तो कांस्टेंट आपको ये 5 था ये 15 था, क्या कोई डिफरेंट नहीं है? कह रहे कांस्टेंट डिफरेंट है, लेकिन वो वैल्यू हमें नहीं पता चल रही। अब आपने देखा कि इसमें नहीं पता चला था आपको कांस्टेंट क्या होगा 0 का, फिर इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको उतार लीजिए। अब उतार के इसका अभी हमने बता रहे थे कि डी बाई डी एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका अगर आपने डिफ्रेंसिएशन किया 2x, आप इसको राइट साइड लेके जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5, आप देखोगे ये 2x dx आएगा, आएगा कि नहीं? बस आपने देखा कि इन पे अगर जब वैल्यू ले लिया गया 2x का एक ये इंटीग्रेशन हो गया। अगर हम फिर इसकी बात करें कि डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 15, और आप कहोगे कि ये जो वैल्यू इसका इंटीग्रेशन ये भी 2x आया, तो अगर हम इसको डी बाई डी एक्स को राइट साइड ले जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 और आप कहोगे 2x, क्योंकि इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो इतना आना चाहिए। तो ये कह रहा है कि इसके बराबर हो, क्या एक ही क्वेश्चन का दो आंसर सेम सेम हो सकता है? तो आप कहोगे नहीं, बस यहाँ पे कांस्टेंट में प्रॉब्लम आ रही है। जब कांस्टेंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये कांस्टेंट डिफरेंट है, ये भी कांस्टेंट क्या है? डिफरेंट है, तो हमें ये कांस्टेंट नहीं मालूम होता है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन करते समय तो उसमें हो सकता है किसी के साथ कि कांस्टेंट लगा रहा हो, जब वो लगा रहा होगा तो उसको हम अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 का समाकलन क्या होता है? आपको बताया थे कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं इसमें कि बार बार, क्योंकि ये 0 2x हमें प्लस कितना प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ कि नहीं? अगर हम देखें तो 2x प्लस 0 ये तो प्राप्त हुआ था कि इसमें जब डिफरेंशिएशन किया गया तो 2x प्लस 0, तो 2x प्लस 0 प्राप्त हुआ। तो अगर आप इनको हम डायरेक्ट ऐसे 0 चलो लिख देते हैं, तो ये प्लस 0 लिखा हुआ था, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना? ये dx होगा कि नहीं? तो dx होगा, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये 15, तो ये 2x और dx हो जाएगा, और प्लस कितना? c लिख सकते हो कि नहीं? क्योंकि c आया तो c की वैल्यू क्या देता है? ये दे देता है। यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू जो होता है उसको हमेशा ऐसे लगाना पड़ता है, जिससे आपको आसानी से नहीं लगाओगे तो आपको आंसर को क्या कम नंबर दिया जाए। नंबर तो सही है लेकिन उसमें नंबर आपको काट दिए जाएंगे, बहुत आधा नंबर, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट आप सीख ही चुके हो कैसे, बस फार्मूला आप लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराएं। जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ऐसी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है। जब होने वाली नहीं है, बस आप सूत्र याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा फार्मूला है, डिफरेंशिएशन में बहुत कम थे, लेकिन इंटीग्रेशन में फार्मूला ज़्यादा है, इसलिए आपको इसको याद कर लीजिएगा। एक चीज़ और आप देखिएगा, एक सीरीज आपको साथ लेकर चल रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चन की, उस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा। आप पढ़े हो इंटीग्रेशन की नहीं पढ़े हो, लेकिन अगर कहीं पढ़े भी होंगे तो आपको और बेटर समझ में, नहीं पढ़े होंगे तब भी आप एक बार देख लीजिए, तब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि अभी हमने बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ज़्यादा ऐसा अननोन क्वेश्चन नहीं लिया जो आपने पढ़े, जो आपको कॉलेज में पढ़ाया गया होगा या हम पढ़ाएं वही क्वेश्चन ले रहे हैं, जिससे आपको देखने में अच्छा भी लगेगा और समझ में आएगा। वीडियो को केवल वो देख लीजिएगा, देख लोगे तो क्वेश्चन आपके दिमाग में हो जाए, सोल्यूशन भी आपको दिमाग में बैठा रहेगा, और पेपर में आपको क्वेश्चन मिला तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू so much।